अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टिटेनस के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि टिटेनस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एज वी नो ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ लिंक विद दिस डिजीज़, और हम लोग इस डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, इसकी साइन एंड सिम्टम्स, इसकी डायग्नोसिस, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी पैथोलॉजी, हम लोग सब कुछ इस डिजीज़ का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो आइए बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट बेसिकली टिटेनस इज। सो टिटेनस इज करेक्टराइज बाय बेसिकली द मोर प्रोमिनेंटली, मतलब उसकी पंच लाइन है वो ये है कि टिटेनस आर मस्कुलर स्पाजम्स, मस्कुलर स्पाजम्स। नो मोस्टली लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट एक्चुअली स्पाजम मीन्स। मस्कुलर का तो आसान सा सीन है, मीन्स के एनीथिंग विच इज लिंक विद मसल। स्पाजम मीन्स सडन involuntary muscular contraction, muscular contraction, राइट। यानी कि सडन मीन्स अचानक, मतलब अचानक होने वाली। इनवॉल्यूंटरी मीन्स अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मतलब जो आपके इख्तियार में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई कैन मूव दिस माई टू फिंगर्स ना, ये मेरे इख्तियार में है, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई हार्ट मसल, या आई कैन नॉट कंट्रोल माई स्टमक मसल, वो इनवॉलेंट्री है। तो इस तरह से होता कुछ यूँ है कि आपकी स्केलेटल मसल में, एक बात याद रखिएगा कि जो मस्कुलर स्पाजम है इट इज़ ओनली लिंक विद द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। एज वी नो कि आपकी बॉडी में 3 डिफरेंट किस्म की मसल होती हैं बेसिकली, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डी, वी ऑल नो ना। तो जो आपकी स्केलेटल मसल है वो आपकी होती हैं वॉलेंट्री, मतलब वो आपके इख्तियार में होती हैं। लेकिन ये जो आपकी मस्कुलर स्पाजम्स हैं, इसमें आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी मसल्स की, वो आपकी इनवॉलेंट्री होती है, मतलब आपके इख्तियार में नहीं होती। आपकी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में मस्कुलर स्पाजम आता है तो मेरा हाथ, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट की हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हाथ की मसल वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट की तो मेरी ये मुट्ठी बंद हो गई। लेकिन अगर मुझे मस्कुलर स्पाज्म के ज़रिए से ये होगा तो एक ख़ास वक्त के लिए बगैर मेरे कंट्रोल के ये मेरे हाथ की मसल बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। मतलब ये अचानक हुआ है, ये इनवॉलेंट्री और ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। तो इस तरह की कंडीशन में जिसका आपकी जो मसल है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अचानक, ठीक है। और ये जो मस्कुलर स्पाज्म्स हैं ये मोस्टली 3 से 4 मिनट तक होते हैं, मतलब 3 to 4 मिनट्स तक जो आपकी मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है। तो इस कंडीशन को आप लोग कहते हैं मस्कुलर स्पाज्म्स। बेसिकली होता ये है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है वो रिलीज़ करता है ख़ास किस्म का न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन। उस बैक्टीरिया को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे लेटर ऑन, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि वो जो न्यूरोटॉक्सिन है वो क्या है। अच्छा, वो जो न्यूरोटॉक्सिन है वो जाके इफेक्ट करता है, एज वी नो कि न्यूरोटॉक्सिन है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करेगा। एंड एज वी नो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कि ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब आपका सीएनएस इफेक्ट होता है, वो जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो इफेक्ट होती है, और उसके नतीजे में आपको मस्कुलर स्पाजम्स होते हैं। और ये इतने सिवियर होते हैं कि ये मस्कुलर स्पाजम्स आपकी बोन्स तक को फ्रैक्चर कर देते हैं, बोन्स फ्रैक्चर, राइट। खासतौर पर जो वीक बोन्स होती हैं, वीक बोन्स, फॉर एग्जांपल आपकी जो रिब्स होती हैं, रिब्स, राइट, वो थोड़ी सी वीक होती हैं, तो मस्कुलर स्पाजम है ये उस रिब्स को भी फ्रैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मस्कुलर स्पाजम है टिटेनस के केस के अंदर ये तकरीबन 3 से 4 महीने तक ये कंटिन्यू रहता है। 3 से 4, सॉरी महीने नहीं, वीक्स तक, वीक्स, फॉर 3 to 4 वीक्स इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जो कि इन्फेक्शियस रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का, यानी आपके बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आता है, कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल आता है, तो उस इन्फेक्शियस पार्टिकल के आने के वक्त जो आपकी बॉडी नॉर्मली रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि जो आपका नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें आपकी फीवर, राइट, जिसमें आपका हेड एक, वो सब कुछ इस कंडीशन में भी कॉमन है। लेकिन इसके अलावा जो एक और मेन फीचर ये है वो ये है कि इस कंडीशन में आपको रिस्पायरेटरी ब्लॉक हो सकता है, आपको हो सकता है रिस्पायरेटरी ब्लॉक, रिस्पायरेटरी ब्लॉक। मतलब कि एज वी नो कि जिस तरह से मैंने ऊपर बात की कि रिब्स की, तो यानी कि ये जो आपकी जो मस्कुलर स्पाज्म है इस कंडीशन में ये आपकी रिब्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो आपको पता है कि रिब्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी इनहिलेशन और एक्सहिलेशन के साथ, यानी कि जब आपकी रिब्स में मस्कुलर स्पाज्म होता है तो आपकी रिब्स भी मूव करना बंद कर देती हैं। और आपको पता है कि रिब्स की मूवमेंट यानी आपकी पसलियों की मूवमेंट, बिकॉज एज वी नो कि जो रिब्स हैं उनके दरमियान एक खास किस्म की मसल्स होती हैं, उसको आप लोग कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि आपके इख्तियार में होती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप
तेज़ तेज़ सांस भी ले सकते हैं और आप स्लो स्लो सांस भी ले सकते हैं, मतलब कि इट इज़ एन आल्सो इन अवर कंट्रोल। तो जब यहाँ पर वो मस्कुलर स्पाज्म होता है तो आपकी रिस्पायरेशन थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। इवन के जो मोस्टली डेथ्स होती हैं ओवर एज पीपल्स में, चिल्ड्रंस में, वो इसी वजह से होती हैं कि जो उनकी रिस्पायरेटरी मशीनरी है, मतलब जो उनकी रिब्स हैं, वो इंटरकॉस्टल मसल में मस्कुलर स्पाज्म की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं और वो सांस नहीं ले पाते और दम घुटने की वजह से उनकी डेथ कॉज हो जाती है। एंड वन थिंग मोर कि ये जो टिटेनस है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है, ये नॉन कॉन्टीजियस है, नॉन कॉन्टीजियस। इसकी ट्रांसमिशन के ऊपर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय दैट। लेकिन नॉन कॉन्टीजियस का मतलब कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि इट कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये था सम ओवरव्यू ऑफ दैट डिजीज़। अब आइए बात करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो इस बीमारी को कॉज करता है, विच इज़ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर टिटेनाई भी कह सकते हैं आपको। उसके कुछ फीचर्स के ऊपर बात करते हैं और ख़ास तौर पर उसके जो रिलीज टॉक्सिन है उसको भी स्टडी करते हैं। तो आइए बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के ऊपर। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। सो वो बिलोंग करता है फैमिली क्लोस्ट्रीडियासी से और इसकी जो जीनस है वो है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। अच्छा, अगर इसके कुछ मजीद फीचर के ऊपर बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इज़ अ रॉड शेप बेसिलस, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ अ मोटाइल, मतलब ये फ्लैजिलेटेड है और वो जो फ्लैजिलेशन है वो पेरीट्राइकस है, बिकॉज एज वी नो कि फ्लैजिला भी बैक्टीरिया में बहुत डाइवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया मोनोट्राइकस होते हैं, कुछ डायट्राइकस, कुछ एम्फीट्राइकस, कुछ पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिसके ऑल ओवर द सेल सरफेस फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इसको डिजीज़ कॉजिंग में हेल्प करता है वो है इसका ऑब्लिगेट एनारोब होना, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव ना कर पाना, ठीक है। क्यों, उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये ऑप्टिममली ग्रो करता है अबाउट 33 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब जो इसका फीचर है वो इसकी डिजीज़ में सबसे मेन रोल प्ले करता है, वो इसका कि इट इज़ एन एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये खास किस्म के स्ट्रक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज वी नो कि जब कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करता है, तो उसी सर्वाइवल के केस में वो डिफरेंट किस्म के चीज़ें अख्तियार करते हैं। तो उसमें से एक है कि जो बैक्टीरिया है वो बना देते हैं एंडोस्पोर, मतलब कि वो अपने सेल से सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है वो रिमूव कर देते हैं और सिर्फ अपना जीनोम अपनी थिक सी कवरिंग के अंदर सर्वाइव करते हैं। इसको कहते हैं स्पोर। सो दिस बैक्टीरिया कैन फॉर्म स्पोर और इसके जो स्पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। कहते हैं कि इट कैन सर्वाइव फॉर अप टू 1000 ईयर्स, ठीक है। और ख़ास तौर पर यह कि ये हर किस्म की डिज़ास्टर्स को, फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर को, हाई पीएच को, अच्छा इसके अलावा जो थोड़े से लेस डिसइंफेक्टेंट को, मतलब जो कि थोड़े से लेस एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो किल हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो बैक्टीरिया है, बिकॉज मैंने ऊपर बात की कि इट इज़ एन ऑब्लिगेट एनारोब, तो इसकी जो स्पोर फॉर्मेशन होती है ये मोस्टली तब होती है जब ये ऑक्सीजन में आता है, यानी कि जब आप इसको ऑक्सीजन में रखेंगे तो ये एंडोस्पोर फॉर्म कर देगा। और तो इसी ऑक्सीजन के केस में, यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंडोस्पोर बना देता है। तो इसी वजह से होता ये है कि जो बैक्टीरिया जब एनवायरनमेंट में आता है तो ये स्पोर बना लेता है और इसके स्पोर्स हर जगह होते हैं, इवन हर जगह। आगे जाके हम लोग ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे कि इसके स्पोर से किस तरह से, वाई इट्स स्पोर्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, और उससे किस तरह से बाद में जाके ये टिटेनस कॉज करता है। सो अब ये बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में। सो अब ये बात करते हैं कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक्चुअली इन्वेड इनटू योर बॉडी, और ये आपकी बॉडी में जाके किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है। एज आई हैव डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन कि tetanus is not a contagious, it's not contagious, मतलब कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल नहीं हो सकता। तो होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि ख़ास तौर पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये हर जगह पाया जाता है, मतलब कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है इट फाउंड्स एवरीवेयर। एवरीवेयर से मुराद ख़ास तौर पे सॉइल में, यानी मिट्टी में, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल रोड्स एरिया में, लाइक रोड्स मतलब सड़कों के ऊपर, इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, हर जगह। इसके अलावा इवन तो ये कि ये एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की जीआईटी के अंदर भी पाया जाता है। और कहाँ होगा, जीआईटी के अंदर भी, राइट। और इसके अलावा ये मेनोर्स के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि दिस बैक्टीरिया इज़ एवरीवेयर, लेकिन वहाँ पर उसकी नॉन इन्फेक्टिवनेस की मेन रीज़न ये है कि वो जो तमाम के तमाम इन्वायरमेंट है वो है ऑक्सीजन रिच। सॉइल के अंदर भी, मतलब सॉइल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपकी एयर के साथ, ठीक है। रोड्स, सड़कों का, वो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपकी एयर के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जीआईटी ट्रैक, उसका भी समहाउ लिंक है ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ से आपका जो बैक्टीरिया है, जो उसका स्पोर है, वो आपकी बॉडी में इन्वेड नहीं कर पाता। इसके अलावा मेन्योर का भी आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एयर के साथ, मतलब जहाँ जहाँ ऑक्सीजन रिच है वहाँ वहाँ ये
बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ स्पोर प्रेजेंट होगा, और अगर स्पोर्स की फॉर्म में है तो ये बिल्कुल भी आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ये इन्फेक्ट तब करता है जब ये ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन में चला जाता है। अच्छा, तो अगर ये केस है तो ये हाउ डज दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स यू, होता कुछ यूँ है कि दिस बैक्टीरिया कम्स इन टू योर बॉडी वेन एवर यू गेट अ वाउंड, यानी जब कभी भी आपको चोट लगती है। वाउंड या इसके अलावा अनहाइजेनिक ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस के दौरान, यस, ऑपरेशन के दौरान भी ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इन्वेट कर सकता है। इसके अलावा नीडल पिंच, मतलब आपको कील चुभ जाए तो यहाँ से भी आपकी ये बॉडी में इन्वेट कर सकता है। होता कुछ यूँ है कि इस इन्वायरमेंट से ये बैक्टीरिया डायरेक्ट आपकी ज़ख़म में आ जाता है, और ज़ख़म में समहाउ जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो इतनी डेफिसिट होती है कि जो बैक्टीरिया है ये वहाँ पर आराम से अपने स्पोर से अपने सेलुलर फॉर्म में या अपनी वेजिटेटिव सेल की फॉर्म में वापस आ जाता है, एंड द मोमेंट इट कम्स अगेन इनटू इट्स सेलुलर स्टेट तो वहाँ से वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है अपना टॉक्सिन, और वो आपको डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, सो एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो टिटेनस है ये आपको रस्ट से, यानी जंग से, जंग आलूद चीज़ों से आपको ये जो टिटेनस है ये लग सकता है। रस्ट मैंने लिख दिया, रस्ट राइट, कोरोजन फॉर एग्जांपल, अगर कोरोडेड नीडल है, कोरोजन, तो वहाँ से भी आपको लग सकता है। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, यस, कोरोडेड चीज़ों में चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पर वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जो कोरोजन है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं एक नीडल बनाऊँ, तो फॉर एग्जांपल ये एक नीडल है, ठीक है, तो आपको पता है कि वेन एवर थिंग्स कोरोड या फिर उसको रस्ट लगता है तो उसकी जो सतह है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कैविटीज़ जनरेट हो जाती है, मतलब कि वो खुरदुरी हो जाती है, और जब वो खुरदुरी हो जाती है तो उसकी जो स्पेस है, ये जो रीजन्स हैं, इनमें जाके वो स्पोर रिसाइड कर देते हैं। बिकॉज सम हाउ ये जो छोटे छोटे से रीजन है इस कोरोडेड सरफेस के ऊपर, ये थोड़े से लेस डेफिसेंट है टुवर्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये बैक्टीरिया थोड़ा सा ज़्यादा इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब कि ये कोरोडेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अच्छा एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये बात कहना कि सिर्फ और सिर्फ रस्टेड चीज़ों से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इवन के आपको बिल्कुल क्लीन नीडल भी अगर आपको पिंच हो, क्लीन नीडल, तो वो भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। इवन कि अगर आप कोई भी आप एक छुरी लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू टेक अ नाइफ, और वो वॉश्ड हो, पानी से धुला हुआ, वॉश्ड, और उसी धोने के दौरान वो आपको उससे कट लग जाए और उस वॉश्ड नाइफ के ऊपर वो स्पोर हो, तो वो स्पोर आपके जख्म के अंदर इंटर हो सकता है, एंड द मोमेंट इट्स गेट्स इनटू योर जख्म, और वहाँ से फिर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सो यानी कि आपका जो ये बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी में कहाँ से आता है? एग्जैक्टली फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, आपकी सॉइल से, रोड से, राइट, ऑब्जेक्ट से, जेटी ट्रैक, मतलब आपके अपने जेटी ट्रैक में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि हाउ डज दैट अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया गो इनटू योर बॉडी, और वो किस तरह से आपकी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। लेकिन पैथोजेनेसिस के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक नॉर्मल सिस्टम समझते हैं कि नॉर्मली आपकी बॉडी में क्या होता है जिसको जाके बाद में आपका वो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है वो जाके डिस्टर्ब कर देता है। तो नॉर्मली जब कभी भी आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी होती है तो होता कुछ यूँ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आता है थ्रू योर मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मसल के साथ लिंक्ड होते हैं, मतलब कि मसल्स को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अल्फा का जिक्र किया। अल्फा इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन जिसको जाके बाद में क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई इफेक्ट करता है, ठीक है। सो इस न्यूरॉन के जरिए से नॉर्मली आता है सिग्नल आपकी मसल तक, और जब आपकी मसल तक सिग्नल आता है तो वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन जब उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकना होता है तो वो काम एक दूसरे न्यूरॉन का जिसको आप लोग इनहिबिटरी न्यूरॉन कहते हैं, और इनहिबिटरी न्यूरॉन इज द मेन न्यूरॉन जिसको जाकर आपका ये जो टेटनोस्पाज्म है या इन शॉर्ट जो टॉक्सिन है इस बैक्टीरिया का वो जाके इफेक्ट करता है। उसको आगे जाके बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से करता है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब कभी भी उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रोकना होता है तो आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन कुछ खास किस्म के जो कि कॉन्टैक्ट में होता है आपके मोटर न्यूरॉन के साथ, एज यू कैन सी हियर, बिकॉज ये आपका अल्फा न्यूरॉन है और ये कॉन्टैक्ट में आपके इनहिबिटरी न्यूरॉन के साथ। तो होता कुछ यूँ है कि जब कभी भी ये कॉन्ट्रैक्शन रोकनी होती है तो इनहिबिटरी न्यूरॉन कुछ खास किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल गाबा एंड ग्लाइसिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन को रोकने में, मतलब कि आपके मोटर न्यूरॉन को इनएक्टिव करने में या उसकी एक्टिविटी को रोकने में इसका रोल है, गाबा एंड ग्लाइसिन। तो एज वी नो कि जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जब इस इनहिबिटरी न्यूरॉन को वर्क करना होता है तो ये जो गाबा एंड ग्लाइसिन कंटेनिंग जो आपके वेसिकल्स हैं वो आते हैं, और इस इनहिबिटरी न्यूरॉन की प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी कि ये जो आपकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो लाइन है, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, असल में ये मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूरॉन्स की। तो ये जाके ये जो वेसिकल है ये इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ से यानी इस न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और इस अल्फा न्यूरॉन तक पहुंचकर उसके एक्शन को सप्रेस करते हैं। अच्छा, इस वेसिकल की इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जो अटैचमेंट है वो पॉसिबल बनाता है एक खास किस्म का रिसेप्टर प्रोटीन, या एक उसको आप लोग वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर आप उसको स्नेयर या फिर साइनेप्टोबर्विन प्रोटीन कह सकते हैं।
ये जो प्रोटीन है यानी वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसको आप लोग स्नेयर प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि इस वेसिकल को इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने में मदद देता है, यही असल में टारगेट है आपके टेटेनोस्पाज्म का, यानी कि आपके जो इस बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है, यानी जो न्यूरोटॉक्सिन है, वो जाके इसी वेसिकल को इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है? आई होप सो कि आपको नॉर्मल प्रोसेस समझ आ गया होगा कि हाउ डज दिस इनहिबिटरी न्यूरॉन, जिसको आप लोग रेनशॉ सेल भी कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस नहीं की, इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इनहिबिटरी न्यूरॉन जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ लिंक्ड होता है, उसको आप लोग कहते हैं रेनशॉ सेल। ठीक है। अच्छा, सो आई होप सो कि आपको नॉर्मल प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरह से जब इस इनहिबिटरी न्यूरॉन को, इस एक्टिव न्यूरॉन को रोकना होता है, तो वो या उसको डीएक्टिवेट करना होता है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करना होता है, तो अपने अंदर जो वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उसको रिलीज करती है, और उसकी जो न्यूरो ट्रांसमीटर की जो वेसिकल है, इसकी जो अटैचमेंट है इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, वो कौन पॉसिबल बनाता है? एग्जैक्टली ये जो प्रोटीन आप लोग देख सकते हैं, दिस प्रोटीन विच इज नॉन एज स्नेयर प्रोटीन। अच्छा, तो अब आइए बात करते हैं कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया गोज इनटू योर सेल और जाके किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है, ये बात करते हैं। सो इफ आई टॉक ऑन पैथोजेनेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। अच्छा, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लास्ट करता है 3 to not 7, इट एक्चुअली इट इज़ 21 डेज, 3 to 21, मैं ऊपर लिख देता हूँ 3 to 21 डे, मतलब 3 से लेकर 21 तक ये लंबा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये इतनी वेरिएशन क्यों, मतलब इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों? असल में अच्छा, एट एन एवरेज जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है इनसाइड अटेनाई वो होता है 10 दिन। ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इतना लंबा रेंज क्यों है, मतलब इतनी लंबी रेंज क्यों है इंक्यूबेशन पीरियड की? अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्फेक्टेड रीजन, मतलब कि जो आपका इन्फेक्टेड रीजन जहाँ पर आपको वो जख्म हुआ है, बिकॉज एज वी नो कि इट इन्वेड्स, मतलब कि जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है इट इन्वेड्स इनटू योर बॉडी वाया वाउंड, तो वो जो जख्म आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितना दूर होगा, फर्दर द आई आर मीन्स इन्फेक्टिंग रीजन जहाँ पर चोट लगी है, तो उतनी ही ज़्यादा आपका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, बिकॉज उतना ही ज़्यादा उस टॉक्सिन को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचने का टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोट आपके दांत के जरिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक डेंटिस्ट के पास गए, तो उसने जब दांत निकाला तो वह यह आपका जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इन्वेट करेगा, तो वहाँ से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो आपका पाथ है वो थोड़ा सा कम है, बिकॉज डिस्टेंस कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर चोट आपको आपके पाँव पे लगती है, आपके फुट पे, तो आपके फुट से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक का पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो आपको पता है कि अगर आपके फुट पे चोट लगती है तो एक्जैक्टली वहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स के द टाइम विच इज टेकन बाय अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया और अ पैथोजन फ्रॉम इट्स इन्वेजन, यानी जब वो आपकी बॉडी में इन्वेट करता है और तब जब उस बीमारी के सिम्टम्स अपेयर होते हैं, तो जितना दूर वो इन्फेक्टिंग रीजन होगा उतना ही ज़्यादा इन्फेक्टिंग पीरियड होगा। अच्छा, सो ये बात करते हैं कि हाउ डज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज इज। तो होता कुछ में कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको वाउंड या कट होता है, तो उस कट के अंदर या उस जख्म के अंदर वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो आके इन्वेट कर जाते हैं, और जब वो इंटर करते हैं, सो एज वी नो कि व्हेन दे इंटर इनटू द कट, तो जो वो जो वाउंड होता है उसके अंदर की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो थोड़ी सी लो होती है। सो व्हेन द क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई स्पोर्स गॉट द ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट, सो इट्स टर्न्स इनटू वेजिटेटिव सेल, मतलब कि वो अपने स्पोर से नॉर्मल सेल्स की फॉर्म में आ जाता है और रेप्लिकेशन या फिर अपने आप को प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है। सो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई विल ग्रो, ठीक है, नंबर के लिहाज से भी और अपने लिहाज से भी, मतलब खुद भी ग्रो करेगा और डिवाइड भी होगा। तो जब वो ग्रो करेगा, सो दे विल रिलीज इट्स न्यूरोटॉक्सिन, बिकॉज एज वी नो कि न्यूरोटॉक्सिन वो सेल रिलीज करता है, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का। न्यूरोटॉक्सिन इज आल्सो नोन एज टेटानोस्पाज्म, राइट? वाई टेटानो? बिकॉज इट इज रिलीज बाय टेटानो, एंड व्हाट इट डज? स्पाज्म, मतलब वो मस्कुलर स्पाज्म्स करता है। एंड व्हाट मस्कुलर स्पाज्म आर, एज वी नो, हम लोगों ने डिस्कस करेगा। अगर इस टेटानो स्पाज्म के स्ट्रक्चर पर बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रोटीन। व्हाट इट इज? इट्स अ प्रोटीन, राइट? अच्छा, ये जो प्रोटीन है ये दो चेन्स, मतलब दो सब यूनिट के लें या डोमेन्स के लें, दो उनसे मिलकर बना होता है। एक होती है आपकी हैवी चेन, वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन। अच्छा, ये जो हैवी चेन होती है इसका फंक्शन होता है बाइंडिंग, मतलब ये जाकर जिस सेल को इस न्यूरोटॉक्सिन ने इन्फेक्ट करना होगा उसको जाके ये बाइंड करेगी, वहाँ अटैचमेंट करेगी। और ये जो लाइट चेन है ये काम करेगी प्रोटीएज, मतलब ये प्रोटीएज, बिकॉज एज यू नो कि प्रोटीएज इज एन एंजाइम विच एक्चुअली क्लीव द प्रोटीन, मतलब कि वो एंजाइम जो कि प्रोटीन क्लीवेज है, मतलब जो कि प्रोटीन क्लीव करता है, यानी ब्रेक करता है, उसको आप लोग प्रोटीएज कहते हैं। ये नॉर्मली आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन का काम करते हैं, मतलब कि जो लाइट चेन है ये प्रोटीएज इन नेचर है, मतलब कि प्रोटीन को क्लीव कर सकती है। अच्छा, एक और बात, ये जो हैवी चेन है इसके दो डोमेन्स होते हैं, एक को आप लोग कहते हैं एन टर्मिनल डोमेन और एक को आप लोग कहते हैं सी टर्मिनल डोमेन। अच्छा, ये जो एन टर्मिनल डोमेन है ये उस सेल के साथ, जिस सेल के साथ इसको इफेक्ट करना होगा वहाँ जाके अटैच करवाएंगे इस टॉक्सिन को, और ये जो सी टर्मिनल है ये उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होने में इसको मदद करेगा। अच्छा, तो ये तो था आपका न्यूरोटॉक्सिन या फिर टेटानोस्पाज्म। देन न्यूरोटॉक्सिन रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाया ब्लड और डायरेक्टली, मतलब कि एज वी नो कि जब वो बैक्टीरिया इसको रिलीज करना स्टार्ट करेगा तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये इन शॉर्ट ये जो टेटानोस्पाज्म है ये आया तो ब्लड के जरिए से, यानी वाया ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, या तो फिर ये डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचेगा। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स द पॉइंट वेयर न्यूरॉन्स एंड मसल आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अच्छा,
एक और बात, व्हेन दैट पर्टिकुलर न्यूरोटॉक्सिन इज इन योर ब्लड, तो उस कंडीशन को आप लोग क्या कहेंगे, कैन यू टेल मी? उस कंडीशन को आप लोग कहेंगे न्यूरोटॉक्सीमिया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, न्यूरोटॉक्सीमिया। फॉर एग्जाम्पल वायरीमिया मीन्स वायरस इन ब्लड, ठीक है। इस तरह से न्यूरोटॉक्सीमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब आपके ये टॉक्सिन है ये आपके ब्लड में आता है, तो वहाँ से ये आया आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, एंड व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सो इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोटॉक्सिन इन्वेड्स सेंसरी न्यूरॉन्स, बिकॉज द न्यूरॉन्स विच इज कमिंग फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स योर मसल्स इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा, यहाँ पर सेंसरी की जगह इफेक्टिव न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट ये कि ये ऐसे न्यूरॉन्स साथ इन कॉन्टैक्ट में आएगा जो कि इन शॉर्ट ये कि नर्वस सिस्टम तक जा रहे होंगे। लाजमी नहीं है कि सेंसरी हो, यहाँ पर रिसेप्टर या फिर इफेक्टिव न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, इफेक्टिव न्यूरॉन्स, जिसको आप लोग इन शॉर्ट ये कि मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके मसल तक आते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कि न्यूरोटॉक्सिन विल अटैच विद द न्यूरॉन विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द नर्वस सिस्टम। अच्छा, व्हेन इट्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन जो कि आपके सेंट्रल नर्वस के साथ इन कॉन्टैक्ट में है, बिकॉज एज वी नो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट न्यूरॉन्स है जो कि लंबे लंबे होते हैं और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर सो लॉन्ग, ठीक है, मतलब आपके ब्रेन से लेकर आपकी मसल तक एक न्यूरॉन जा रहा होता है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये उस सेंसरी न्यूरॉन के अंदर इन्वेड करते हैं। अच्छा, वो जो इन्वेजन है वो होती है बाय आरएमई। आरएमई मींस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर है, तो वो जो टॉक्सिन है वो आके यहाँ पर अटैच करता है, ठीक है, और जब अटैच करता है तो उसकी अटैचमेंट के बाद उसको अंदर ले लिया जाता है, मतलब उसको एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उसको अंदर ले लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर किसी भी सेल में इन्वेड करता है, इसको आप लोग कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंड व्हेन इट इन्वेड्स द न्यूरॉन, तो आफ्टर तो it will reach or it will move towards the central nervous system, and after reaching central nervous system it finds the inhibitory neuron, because मैंने आपको बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है या इन शॉर्ट ये जो टॉक्सिन है इसका, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके इनहिबिटरी न्यूरॉन को। सो व्हाट विल डू, आफ्टर रीचिंग सीएनएस इट फाइंड्स द इनहिबिटरी न्यूरॉन, और जब उसको फाइंड कर लेगा, यानी जब उस इनहिबिटरी न्यूरॉन को ढूंढ लेगा। अच्छा, ये ढूंढता है किससे एग्जैक्टली, ये अपने एन टर्मिनल की बाइंडिंग की कैपेबिलिटी से, बिकॉज ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। हालांकि ये अटैच बहुत सारे रिसेप्टर से हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक, राइट। अच्छा, सो व्हेन इट फाउंड्स दैट पर्टिकुलर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, देन आफ्टर अटैचमेंट विद द इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, जिसको आप लोग यहाँ पर रेनशॉ सेल भी कह रहे हैं, बिकॉज एज वी नो ना कि हम लोग थोड़ा सा अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, टिटेनस के बारे में। सो टिटेनस जिस इनहिबिटरी न्यूरॉन को मोस्टली इफेक्ट करता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, रेनशॉ सेल, एज वी नो। सो इट अटैच विद द रेनशॉ सेल एंड इन्वेड इनसाइड द रेनशॉ सेल वाया रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और जब वहाँ पर रेनशॉ सेल के अंदर इन्वेड कर देता है, देन एज वी नो कि जब कभी भी कोई चीज़ एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इन्वेड करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल होती है। सो आफ्टर बीइंग एंडोसाइटोज इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ठीक है। एंड व्हेन जब वो वेसिकल के फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज एज वी नो कि वेसिकल की जो नेचुरल फॉर्मिंग है उसमें ये होता है कि उसका जो वेसिकल के जो अंदर का पीएच है वो डिक्रीज करता है। असल में जो वेसिकल बनने का बेसिक मतलब ये है कि व्हेन एक्चुअली सेल एंडोसाइटोज, तो एंडोसाइटोज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिग्रेड करना या डाइजेस्ट करना। तो डाइजेशन का एक और प्रोसेस है कि आप पीएच डिक्रीज करते हैं। सो व्हेन द पीएच डिक्रीज, सो जो लाइट चेन होगी उस टॉक्सिन की, बिकॉज ऐसे कि जब वो टॉक्सिन आपके न्यूरॉन के वेसिकल में आया तो जब उसके पीएच डिक्रीज हुआ इनसाइड का, तो उसकी जो लाइट चेन है वो उसकी हैवी चेन से, यानी उस न्यूरोटॉक्सिन की हैवी चेन से सेपरेट हो गई, एंड देन इट मूव्स आउट ऑफ वेसिकल इनटू द साइटोसोल। यानी कि वो जो लाइट चेन है विच इज़ प्रोटीएज इन नेचर, एक बात याद रखिएगा, विच इज़ प्रोटीएज इन नेचर, वो आपके वेसिकल से बाहर आ गई उस न्यूरॉन के साइटोसोल के अंदर, और जब वो उसके साइटोसोल के अंदर आ गई, सो इट गेट्स अटैच विद द स्नेयर प्रोटीन, जिसको आप लोग वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। एंड अगेन रिकॉल दैट व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ स्नेयर प्रोटीन, एग्जैक्टली वो उस न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल को उस प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट में मदद करती है। सो व्हाट इट डज, इट बेसिकली यानी जो न्यूरोटॉक्सिन का जो लाइट चेन है इट विल अटैच विद द स्नेयर और वीएमपी प्रोटीन एंड इट विल क्लीव दैट, यानी उस रिसेप्टर को जिसकी मदद से वो जो वेसिकल है वो आपकी प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता था, वो उसको ब्रेक कर देगी, और वो ब्रेक करती है इन बिटवीन ग्लाइसिन एट 76 पोजीशन एंड फिनाइल एलानिन एट 77 पोजीशन, बिकॉज एज वी नो कि वो जो रिसेप्टर है इट इज आल्सो प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड एंड फिनाइल एलानिन इज आल्सो अमाइनो एसिड। जो ग्लाइसिन है वो चेन में 76 नंबर पे आता है और जो फिनाइल एलानिन है वो 877 नंबर पे आता है। तो इन दोनों के दरमियान की जो पेप्टाइड बॉन्ड होगी ये टॉक्सिन जाके उसको ब्रेक कर देगा। इन शॉर्ट ये कि उस रिसेप्टर को ब्रेक कर देगा, एंड व्हेन द रिसेप्टर गेट्स क्लीव्ड, सो बिकॉज ऑफ द स्नेयर क्लीवेज द न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल कांट अटैच विद द प्रीसिनाप्टिक मेम्ब्रेन, यानी वो प्रीसिनाप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट उसकी नहीं हो पाएगी, और अगर मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाएगी सो इट कुडंट बी एबल टू रिलीज इनटू द सिनाप्टिक क्लिफ्ट, मतलब कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपके सिनाप्टिक क्लिफ्ट में इंटर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अटैचमेंट का एक वाहिद रास्ता था, वो था ये स्नेयर प्रोटीन जो कि इस टॉक्सिन ने क्लीव कर दिया, तो अब वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ नहीं आ सकते। तो मतलब ये है कि अब वो न्यूरोट्रांसमीटर वो आपके मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच नहीं हो सकते, यानी कि अब इनहिबिटरी न्यूरॉन
फंक्शनलेस होगा। वो किस तरह से हो गया? एज वी डिस्कस दैट कि वो जो आपका प्रोटीन था, वो जो आपका लाइट चेन थी, उसने क्लीव आउट कर दिया आपके स्नेह प्रोटीन को। एंड व्हेन वो जो आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन, जिसको आप लोग रेंशो सेल कहते थे, वो जब फंक्शनलेस हो जाता है, सो व्हाट इट डज, इट एक्चुअली वो जो मोटर न्यूरॉन था वो अनकंट्रोल हो जाता है, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, और उस कंटिन्यूस अनकंट्रोल्ड और सडन कॉन्ट्रैक्शन को आप लोग कहते हैं मस्कुलर स्पाजम्स, एंड देन इट कॉज द मस्कुलर स्पाजम। और ये जो मस्कुलर स्पाजम्स हैं, ये पैरालाइटिक भी हो सकते हैं या फिर ये नॉन पैरालाइटिक भी हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर मस्कुलर स्पाजम्स अकर्स। ये इस तरह से होते हैं, मतलब कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये इस तरह से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके आपको इस तरह के मस्कुलर स्पाजम्स कॉज करता है। सो दिस वाज इट विद द पैथोजेनेसिस, और इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है, इसका जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये इस तरह से डिजीज कॉज करता है। अब आइए बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के ऊपर। सो आइए बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। एज वी नो कि हम लोग बात कर रहे हैं टिटैनस की सिम्टम्स, मतलब टिटैनस मींस मस्कुलर स्पाजम्स, राइट, मतलब अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो सिम्टम्स हैं वो भी इसी स्पाजम से लिंक्ड हैं। अच्छा, सो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन फीचर है, जो कि सबसे पहले आप इन पेशेंट में ऑब्जर्व करेंगे, वो होगा स्पाजम इन जॉ मसल, यानी आपकी जॉ मसल, यानी जो आपकी जबड़े की मसल है उसमें स्पाजम होगा। अच्छा, इस कंडीशन को आप लोग लॉक जॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल टर्म्स में यानी मेडिकल टर्म्स में इस कंडीशन को आप लोग कहते हैं ट्राइसमस, राइट। अच्छा, देन वी हैव स्पाजम ऑफ फेशियल मसल, यानी जो आपकी फेशियल मसल्स हैं, आपकी चीक की, आपकी नोज की, आपकी माथे की, ठीक है, आपकी मीनी आपके फोरहेड की, वहाँ की मसल का आपको स्पाजम होगा। अच्छा, इस कंडीशन में मतलब इस स्पाजम को आप लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं राइसिस सोडेनाइकस, ठीक है। अच्छा, सो इसके अलावा जो मोस्ट यूनिक और मोस्ट जो जानने वाला फीचर, जिसकी मैंने पिक्चर इस वीडियो के थंबनेल में लगाई है, यानी आपके बैक मसल का स्पाजम, यानी आपके बैक पे जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, यानी जो आपकी बैक मसल्स हैं, आपकी थाइस की मसल्स हैं, आपकी लेग की मसल हैं, वो सब की सब एक साथ इनवॉलंटरी तौर पर उसमें स्पाजम्स आता है, और जो पेशेंट है वो हील्स के ऊपर, यानी अपनी हील्स के ऊपर और अपने हेड्स के ऊपर आ जाता है। अच्छा, इस कंडीशन को टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं ओपिस्टोटोनस, राइट। अच्छा, इसके अलावा स्पाजम कैन आल्सो इफेक्ट चेस्ट, नेक, बैक, एब्डोमिनल मसल, एज वी नो। इसके अलावा जो मोस्ट सीवियर केस है वो है जब आपको रिस्पायरेटरी मसल, यानी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी द मसल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है, जो कि आपकी रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होती है, इंटरकोस्टल मसल, यानी जब आपको उन रिस्पायरेटरी मसल में आपको स्पाजम्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, यानी वो आप बहुत ज़्यादा फेटल, मतलब आपको आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है, यानी आपकी रिस्पायरेटरी जो आपकी मसल्स हैं उसमें स्पाजम होगा। अच्छा, वहाँ पर जब स्पाजम होता है तो उससे आपकी जो ब्रीथिंग है वो मोस्टली इफेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो इस एक नॉर्मल इन्फेक्शन के मोस्टली सिम्टम्स होते हैं, लाइक आपको इसमें फीवर होगा, आपको हेडेक होगा, यानी आपको सर में दर्द होगा, रेस्टलेसनेस, मतलब आपको एक बेचैनी होगी, इरिटेबिलिटी, ठीक है, यानी आपको एक चिड़चिड़ापन सा होगा। इसके अलावा आपको फीडिंग डिफिकल्टी, मतलब आपको खाने में दुश्वारी होगी। इसके अलावा आपको आपकी जो बोन्स हैं उसमें वो भी समटाइम्स फ्रैक्चर कर सकती हैं, आपकी मसल भी टेयर हो सकती है बिकॉज ऑफ सडन एंड स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्पाजम्स। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, आपको यूरिनेशन में आपको बहुत बर्निंग होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। इसके अलावा आपको यूरिनरी रिटेंशन होगा, मतलब आपको जो यूरिन है वो रुक रुक के आएगा। सो ये थे कुछ सिम्टम्स, यानी आपको टिटैनस में ये सिम्टम्स आप उस पेशेंट में मोस्ट कॉमन देखेंगे। अच्छा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिटैनस के ऊपर। सो देखें, वी हैव बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिटैनस। जो फर्स्ट है उसको आप लोग कहते हैं जनरलाइज्ड टिटैनस। ये मोस्ट कॉमन है, मतलब अप टू 80% केसेज में आपको जनरलाइज्ड टिटैनस होगा। जनरलाइज्ड टिटैनस का मतलब ये है कि जो आपकी मस्कुलर स्पाजम्स हैं, यानी जो आपकी इनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, वो थ्रू आउट द बॉडी कॉमन होगी, मतलब आपको हर मसल में स्पाजम होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जॉ, फिर आपको आपकी बैक का स्पाजम होगा, और इस तरह से ये प्रोसीड करते करते आपकी पूरी बॉडी में इस तरह से मस्कुलर स्पाजम होंगे। तो ये है आपका जनरलाइज्ड टिटैनस, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप उसको आप लोग कहते हैं नियोनेटल टिटैनस। नियोनेटल मीन्स न्यू बॉर्न्स, मतलब कि ये जो टिटैनस है, मतलब ये जो मस्कुलर स्पाजम्स हैं इन द केस ऑफ नियोनेटल टिटैनस, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यंग वंस में, मतलब जो अभी अभी पैदा हुए होंगे, खास तौर पे वो बच्चे, मतलब वो न्यू बॉर्न्स जिनकी जो मदर होती है वो अनवैक्सीनाइज्ड होती है, बिकॉज एज वी नो ना कि दिस टिटैनस इज आल्सो वैक्सीनेबल, यानी कि जो नियोनेटल टिटैनस है वो कॉमन है उन न्यू बॉर्न्स में जिनकी जो मदर्स होती है वो अनवैक्सीनाइज होती हैं। जो वैक्सीनाइज मदर हैं उनकी जो बेबीज़ होते हैं वो सेफ होते हैं फ्रॉम दिस न्यूनेटल टिटैनस। इसके अलावा लोकल टिटैनस में होता यह है कि वो जगह जहाँ आपको चोट लगी थी, यानी जहाँ से वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इन्वेड किया था, आपको सिर्फ उसी रीजन में आपको आपके मस्कुलर स्पाजम्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और है सिफेलिक टिटैनस। सिफेलिक मीन्स हेड, राइट, और टिटैनस मीन्स अनकंट्रोल मस्कुलर स्पाजम्स, ठीक है। अच्छा, सिफेलिक टिटैनस में जो आपके मस्कुलर स्पाजम्स होते हैं वो आपकी नेक के ऊपर वाले रीजन में होते हैं, मतलब कि आपके नेक में, आपके जॉ में, आपकी फेशियल मसल्स में, ठीक है, आपकी ये हेड के नीचे वाली जो आपकी कनपट्टी की मसल है वहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अच्छा, ये बहुत सीवियर होता है बिकॉज ये जो आपका टिटैनस है जिसको आप लोग सिफेलिक टिटैनस कहते हैं, ये मोस्टली लिंक कर जाता है विद मेनिंजाइटिस। तो इस सिफेलिक टिटैनस के केस में जो आपकी जो ये जो आपका बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इन्वेट करता है, ये मोस्टली इन्वेट करता है थ्रू अगर आपकी कोई डेंटल सर्जरी हुई है, मोस्ट कॉमन केस, या आपको कोई माउथ एरिया में आपको कोई चोट लगी है वहाँ से इन्वेट करता है। तो ये थी आपके पास 4 टाइप्स ऑफ दिस टिटैनस। अब आइए बात करते हैं डायग्नोसिस के केस के ऊपर। सो अगर बात करें डायग्नोसिस के ऊपर तो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी, लेकिन इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट दैट कि ये डिजीज़ जो है, यानी जो टिटैनस है, इसका कोई बायोकेमिकल टेस्ट नहीं है।
यस यू आर लिसनिंग राइट, यानी आप कोई PCR कोई एलाइजा इसके लिए डॉक्टर प्रिफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने बात की कि जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये आपकी बॉडी में वैसे ही बहुत कॉमन होता है, मतलब ये नॉर्मली आपके GI ट्रैक में प्रेजेंट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी एंटीबॉडी भी आपके ब्लड में होगी। यानी कि अगर एक चीज़ की प्रेजेंस, मतलब बायोकेमिकल टेस्टिंग का मतलब तो यही होता है ना कि आपने अपनी बॉडी के अंदर या आपने अपने फ्लूइड अपने ब्लड के अंदर किसी भी चीज़ के एंटीजन या उसकी अपनी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना होता है। तो एक चीज़ आपकी बॉडी में ऑलरेडी कॉमन है, तो वो तो आपके हर केस, मतलब आप जहाँ जहाँ उसको टेस्ट करेंगे तो आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगी, मतलब कि देयर इज़ नो सच बायोकेमिकल टेस्ट फॉर टिटेनस। हाँ, देयर इज़ वन टेस्ट जो कि मोस्टली किया जाता है, वो है आपका स्पेचुला टेस्ट। यानी इसमें मतलब स्पेचुला टेस्ट में आपने क्या करना है, एक आपने कोई भी रॉड लेनी है, इट मे बी अ वुड रॉड या नॉर्मली आप जिसको स्पेचुला कहते हैं, और आपने करना ये है कि आपने उस पेशेंट में जिसको ये सस्पेक्शन हो कि उसको टिटेनस है, आपने उसके बकल कैविटी के पोस्टीरियर साइड के ऊपर, यानी जो कव्वा है उसके जो पिछला रीजन है उसका, वहाँ पर आपने उस स्पेचुला को टच करना है। अगर वहाँ पर आपने जब स्पेचुला टच किया तो अगर उस पेशेंट के अंदर ट्राइसमस आता है, मतलब जॉ मसल का स्पाज्म आता है, मतलब उसकी जो जॉ मसल है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है इनवॉलेंट्री तौर पे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि उस पेशेंट को टिटेनस है। और अगर नॉर्मली गैग रिफ्लेक्स आता है, गैग रिफ्लेक्स मीन्स कि जब भी आपकी गले के अंदर कोई चीज़ आती है तो आपकी एक अजीब सी एक उल्टी वाली आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बन जाती है, और आपकी वो जो चीज़ है जो आपके वहाँ पर इरिटेशन कॉज करती है, आप उसको बाहर निकालते हैं। सो वो जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स उसको आप लोग गैग रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। सो इट वाज ऑल अबाउट टिटेनस, वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस डिजीज। आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्प हो रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।